आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लाते रहता हूं। अगर फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। प्यारा सा, तो ठीक है, जिससे फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमें इस पर मैसेज कर देंगे तो हम आपको फ्री में पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताना है प्रकाश की किरणें गमन कैसे करती है। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद कर लेना, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। एक नियम है, दो नियम है, तीन नियम है, चार नियम है। तो प्यारे साथियों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है। दो नियम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, देखिए, कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। कहा, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है, तो बताना है कि इसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनता है, ठीक है, काल्पनिक बनता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। कौन सा दर्पण, क्या कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वाहनों में पीछे की वस्तु को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा प्यारे साथियों, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताना है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों, उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, यानी वस्तु की दूरी किस में ली जाती है। तो प्यारे साथी, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक में ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। प्यारे साथियों, हमेशा याद रखना है फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी एफ, ठीक है। और त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या आर होती है। तो फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। त्रिज्या में अगर 2 से भाग देंगे तो फोकस दूरी निकल जाएगा। क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, त्रिज्या की आधी होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। फोकस दूरी बताना है, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। अभी हम आपको बताएं सूत्र क्या होता है, एफ बराबर फोकस दूरी एफ, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या आर होती है r/2, ठीक है। तो r कितना दिया गया, ये हो गया हमारा r हो गया, ये हो गया फोकस दूरी f हो गया। तो हमको f निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी +32 हो जाएगा, ठीक है,
+32। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण रहता तो माइनस लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो प्लस हो जाएगा। अब बटे में 2, इसको काटेगा तो 16, यानी प्लस का 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, ठीक है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो हो जाएगा प्यारे साथियों, देखिए बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनेगा? अवतल दर्पण में, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, क्या कहता है? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवरण ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए जब भी आवर्धन ऋणात्मक होगा प्यारे साथियों, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा प्यारे साथियों वास्तविक होगा। पहला नंबर तो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा उल्टा होगा, ठीक है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपको याद रखना है प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न कहता है 12 नंबर, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब का आकार जो है हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण क्या होगा? कैसा होगा? ठीक है, तो दर्पण कैसा होगा? हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है, ठीक है। छोटा बनता है या तो बराबर बनेगा, ठीक है। छोटा बनेगा या बराबर बनेगा। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसा बनेगा? या तो छोटा बनेगा, या बड़ा बनेगा, या बराबर बनेगा, ठीक है, या बराबर बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है। लेकिन प्यार से समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है, ठीक है। वस्तु को कहीं पर रख दीजिए, जितना वस्तु का लेंथ होगा उतना ही लेंथ का उसका प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा दर्पण में? तो समतल दर्पण में, आपको याद कर लेना है, ठीक है। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बराबर बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है 13 नंबर, देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो आपको बताना है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है, ठीक है। कैसा होता है? अवतल होता है। तो ऑप्शन में भी हमें बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवतल होता है, आपको याद कर लेना है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, क्या निर्धारित होता है? तो प्यारे साथियों आपको याद कर लेना है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। और देखिए अगला प्रश्न कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त? जब दाढ़ी बनाया जाता है तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण, क्या? कौन सा दर्पण? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा, हमेशा काल्पनिक होगा।
आपको याद करना है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकसांतर यानी फोकस, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो प्यारे साथियों आपको याद कर लेना, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2। फोकस क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के हमेशा आधी होती है, ठीक है। तो एफ बराबर r/2 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एफ यहाँ पर क्या है, एफ है फोकस, एफ है क्या, एफ फोकस है, और आर क्या है, आर है हमारा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या है, आपको याद करना है, वक्रता त्रिज्या है आर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ बराबर r/2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 18 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे। ये प्रश्न जो है अगला चैप्टर का है, ठीक है, अपवर्तन का है। फिर भी हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का, जितना वस्तु का साइज है उतना ही साइज का हमें प्रतिबिंब भी मिले, तो बताइए उत्तल लेंस में कहाँ वस्तु को रखेंगे। तो हम रखेंगे फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे, तभी हमको समान साइज का और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहाँ रखने पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखने पर, ठीक है। आपको याद कर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों होता है या कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लास्ट प्रश्न, ठीक है। देखिए कहता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, समतल दर्पण से वस्तु का हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, बराबर साइज का प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण से बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, और बराबर भी बनेगा, ठीक है, और बराबर भी बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण से प्यारे साथियों हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा और बराबर भी बनेगा एक बार, ठीक है, और बराबर भी बनेगा। तो हमें कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा किस दर्पण में, तो आपको सीधा सीधा दिखाई देता है अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। तो साथियों आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियो को सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप लोग मैसेज कीजिए, तो आपको वहां से फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।